ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम जोन में आप देख रहे हो। ठीक है। सो बेसिकली आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीटिंग रूम्स 2। इसको बेसिकली दो अप्रोच से करेंगे। एक अप्रोच होगी मिन हीप, एक होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग। ठीक है। तो एक बार के लिए जरा स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको समझ के करते हैं। ठीक है। अगेन अगर किसी भी चीज को रट्टे मारेंगे या फिर कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज ऑलवेज हार्ड। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमें इनपुट में देगा क्या। देखो, हमारे पास ना बहुत सारे मीटिंग्स के स्केड्यूल्स होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक वर्किंग क्लास पर्सन है, उसके पास पूरे दिन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन है उसके पास बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मीटिंग स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट की फॉर्म में गिवन होंगे। ठीक है। आपको बताना है कि आपको कितनी उन मीटिंग्स के लिए रूम्स एलोकेट करने पड़ेंगे। आप ऐसे मान के चलो कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपके बहुत सारी मीटिंग्स हैं। ठीक है। तो आपको कितने रूम्स एलोकेट करने पड़ेंगे उन मीटिंग्स को हैंडल करने के लिए। आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट अगेन कंजर्वेशन या फिर प्रिवेंशन की वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, वो तो हम चाहते ही हैं। ठीक है। तो एक बार के लिए जरा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या क्या रहा है। लेट अस सी फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास ये मीटिंग्स का ऑर्डर है। ठीक है। तो हमारे पास ये सारी की सारी मीटिंग्स गिवन है। टोटल हमारे पास पूरे दिन में 5 मीटिंग है। ठीक है। और ये उनके इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे, हमें एक 2D एरे का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड सेकंड कॉलम में सारे के सारे एंडिंग पॉइंट्स। 1, 3, 8, 10, 7, 8, 9, 15, 2, 6। ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज मीटिंग 1, दिस इज मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 या मीटिंग 5। ये सारी मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है। जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, आगे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सिंस कंप्यूटर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट फॉलो करता है, सो हमेशा हमें इनपुट को सोचना होता है कि इनपुट कंप्यूटर को कैसे प्रोवाइड करें। आपके पास 5 मीटिंग्स है, आप उसको ऐसे वर्बली बोल नहीं सकते यार ये 5 मीटिंग्स है, काम कर दे। आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 2D एरे में हमने कर दिया। ठीक है। आई होप इनपुट वाला पार्ट क्लियर होगा। अब इससे अगर लेट सपोज कि मैं बिल्कुल बाय ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ठीक है यार, कंप्यूटर तो बाद, उसके एल्गोरिथम तो बाद में लिखेंगे, एक्चुअली में इसका आंसर कैसे आएगा, मुझे कितने मीटिंग रूम्स की जरूरत है, इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए। तो उस चीज को समझने के लिए ना पहले तो मैं बोलता हूँ कि हमें, अगर मैं कोई भी इंसान हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि किस ऑर्डर में मीटिंग्स मेरे पास होंगी। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अनऑर्डर्ड सेट है। अनऑर्डर्ड कैसे कि एक मीटिंग 1 से लेके 3 है, मतलब इतने टाइम में खत्म हो जाएगी। एक मीटिंग 8 पे स्टार्ट हो रही है, एक मीटिंग 7 पे स्टार्ट हो रही है, 9 पे स्टार्ट हो रही है, फिर लास्ट में लिखा है 2 पे स्टार्ट हो रही है। तो कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पहले तो आप एक ऑर्डर डिफाइन करने के लिए स्टार्ट टाइम के हिसाब से सारी के सारी मीटिंग्स को सॉर्ट कर दो। तो अगर मैंने स्टार्ट टाइम के हिसाब से सारी सारी मीटिंग को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से फोकस करो यहाँ पर थोड़ा सा, मैं तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ भी ड्राइव कर रहा हूँ, आउटपुट समझाते समझाते। ठीक है। तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड एट द एंड। 1, 3 स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सिर्फ सॉर्ट करा है। 2 से लेकर 6, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 9 से लेकर 15। अब एक्चुअली में हमने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया। हम सिर्फ ये बोल पा रहे हैं कि कौन सी मीटिंग पहले स्टार्ट होगी, कौन सी मीटिंग उसके बाद स्टार्ट होगी, कौन सी मीटिंग उसके बाद स्टार्ट होगी। इसके अंदर अनऑर्डर्ड सेट के अंदर मुझे वो ढूंढना पड़ता, इसके अंदर मुझे वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेनिफिट है बस। ठीक है। अब अगेन मैं बोलता हूँ कि जस्ट मैं सॉल्यूशन कैसे बनाता हूँ इसका। मैं देखता हूँ पहली मीटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 3। अच्छा, एक चीज और, आपको हर मीटिंग शेड्यूल करने के लिए कोई ना कोई रूम तो एलोकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार जरा देखते हैं, जैसे 1 से लेकर 3 है,
यार अब ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है 1 पे 3 पे, तो मुझे इसको एक रूम एलोकेट करना चाहिए। तो लेट अस सपोज मैंने एक रूम क्रिएट करा, इसके अंदर मैंने ये कहा कि ये 1 पे स्टार्ट होगा और 3 पर खत्म होगी। जो इसके अंदर मीटिंग मैंने रखी है, मतलब मैंने ये कह दिया कि ये वाला रूम एलोकेटेड है, ये वाला रूम बुक्ड है 1 से लेके 3 तक। नेक्स्ट टाइम मेरे पास नेक्स्ट मीटिंग आती है 2 से लेके 6। सो देखो, अब कोई नई मीटिंग आती है ना, आपके पास क्या अप्रोच होगी? अगर आप थोड़े से कंजर्वेशन चाहते हो कि थोड़े से आपके रिसोर्सेज बचें, ठीक है, आप उसकी एक्सप्लॉइटेशन ना करें, तो हम ये देखेंगे कि यार कहीं मेरा पुराना रूम कोई खाली ना हो चुका हो, मैं इस मीटिंग को उस रूम में अकोमोडेट कर दूंगा। अगर कोई मीटिंग रूम एम्प्टी है, इस टाइम पे देखा यार, सारे जो भी जितने भी मीटिंग रूम्स है, जितने मैंने एलोकेट करे हैं, वो सारे के सारे यूज में हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसके लिए मुझे एक डिफरेंट रूम और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस को मैं रूम 1 एंड इसको रूम 2 बोल देता हूँ। मैंने इस रूम को भी बुक कर दिया 2 से लेके 6 टाइम स्पैन तक, ठीक है। अब ध्यान से जरा सोचना, तीसरी मीटिंग आती है, तीसरी मीटिंग का ड्यूरेशन है 1 आवर, वो 7 से लेके 8 तक है, मतलब 7 पर स्टार्ट होगी, 8 पर खत्म होगी। तो अगेन हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं, हम देखते हैं यार कौन से रूम में मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो अभी जैसे अगर मैं देखूं इस सिनेरियो में, रूम 1 और रूम 2 दोनों में ही मीटिंग्स फिनिश हो चुकी हैं। तो ये 7 और 8 को देखो, जब 7 की बारी आएगी, लेट्स सपोज टाइम मेरा 7 हो चुका है, तो उस टाइम पे ये वाली मीटिंग भी खत्म हो चुकी होगी क्योंकि 6 पे खत्म होनी थी, और मतलब ये वाला रूम भी खाली होगा और रूम 1 भी खाली होगा, क्योंकि रूम 2 6 जो उसमें मीटिंग चल रही थी वो 6 पर खत्म होनी थी, जो रूम 1 में मीटिंग चल रही थी वो 3 पर खत्म होनी थी। तो मैं 7 और 8 को दोनों में से किसी भी रूम में रखवा देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर डजेंट मैटर, उनको सिर्फ मीटिंग शेड्यूल करने से मतलब है। अब ये वाला रूम 2 बुक है 7 से लेकर 8 तक, मतलब अब मुझे रूम 1 और रूम 2 खाली कब मिलेंगे? रूम 1 मुझे खाली मिलता 3 के बाद, रूम 2 मुझे अब खाली मिलेगा 8 के बाद। नेक्स्ट मीटिंग आती है 8 से लेकर 10, ठीक है। अगेन मैंने देखा यार रूम 1 इस टाइम पे जब 8 बज चुके हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि यार रूम 1 भी खाली है क्योंकि 3 पे खत्म होना था, और रूम 2 भी खाली है। तो अगेन हमारे पास चॉइस है कि हम किसी भी रूम में डलवा सकते हैं। सिर्फ अगेन मैं ये बोलता हूँ, मीटिंग शेड्यूल करने से मतलब है कौन से रूम में उसको अकोमोडेट करते हो, कौन से खाली रूम में उसको रखवाते हो, मीटिंग को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेट सपोज मैंने रूम 1 में रखवा दिया ऐसे 8 से लेकर 10, मैंने बोला कि रूम 1 में जाओ, आपकी मीटिंग वहां पर इजीली हो सकती है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट मीटिंग आती है 9 से लेके 15, चेक करते हैं यार, हम तो बिल्कुल पैसे बचाने वाले बंदे हैं कि रूम 1 खाली है या रूम 1 देखा यार, रूम 1 तो कह रहा है, मतलब रूम 1 में जो मीटिंग चल रही है वो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 10 से पहले तो भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, 10 तक तो ये वाला रूम ऑक्यूपाइड है। रूम 2 को देखा, सर्टेनली रूम 2 खाली है बिकॉज वो 8 पर खत्म होना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 और 8 की जगह पे 9 और 15 वाली मीटिंग को रखवा दिया, ठीक है। अब इस सिनेरियो से अगर तुमने थोड़ा ध्यान से सोचा हो, थोड़ा सा सुना हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो, मतलब एट द एंड इट ऑलवेज कम्स डाउन कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो। आपने सभी मीटिंग्स को शेड्यूल कर लिया, ठीक है। अब जब भी कोई मीटिंग शेड्यूल हो रही थी, हमने ये देखा कि यार 2 रूम्स में इन सब मीटिंग्स का काम हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना था, गिवन मीटिंग शेड्यूल्स, कि हमें कितने मिनिमम रूम्स लगेंगे इन मीटिंग्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। जो बिजनेसमैन है उसने बोला यार 2 मीटिंग में काम हो सकता, 2 मीटिंग रूम में काम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगेन आपको पूरा का पूरा सेट मिलेगा, आपको पूरा का पूरा इंटरवल्स मिलेंगे, इंटरवल्स के शेड्यूल्स मिलेंगे, एंड यू विल हैव टू फिगर आउट कि कितने मिनिमम रूम्स में उनका काम हो सकता है। इसमें की पॉइंट्स जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनसे हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है, दैट इज कि जब भी कोई नई मीटिंग आती है, मैं बोलता हूं जब भी कोई न्यू मीटिंग को हम देखते हैं, दो दो सिनेरियोज हैं, टोटल 2 सिनेरियोज हैं। या तो एक सिनेरियो ये है कि मुझे कोई भी प्रीवियस मीटिंग रूम फ्री अप नहीं मिला, खाली नहीं मिला, सब में
सारे के सारे प्रीवियस मीटिंग रूम्स ऑक्यूपाइड है, तो मुझे इसके लिए नया मीटिंग रूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, previously assigned rooms are occupied। ठीक है, कंक्लूजन, assign a new meeting room। एक नया मीटिंग रूम असाइन कर दिया जाए। दिस इज सिनेरियो 1। ठीक है, सिनेरियो 2, जब भी कोई नई मीटिंग आती है तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रीवियसली असाइंड रूम जो है वो फ्री अप हो चुका हो। ठीक है, तो एनी, मतलब ऐसा हो सकता है कोई भी, एनी ऑफ दी previously assigned rooms are now free। Conclusion, this new meeting can take place there। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हैं, या तो आप नया रूम बनाओगे या किसी प्रीवियसली ऑक्यूपाइड रूम जो अब फ्री हो चुका है उसमें अपनी मीटिंग को रखवा दोगे। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसे, आपको व्यू भी दिख जाए तो मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया। ठीक है, तो एक बार के लिए इसे देखिए। अब इसके एल्गोरिथम को बनाएंगे कैसे, मतलब इसे अब इट इज टाइम टू क्रिएट द एल्गोरिथम। अब इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी थी। अच्छा, इसमें एक चीज और जो सभी को मतलब ऑब्वियस है बट स्टिल यू नीड टू नो, जैसे कि अभी बीच में ना सिनेरियो आया था कि हमारे पास दोनों रूम्स खाली थे। ठीक है, कोई नई मीटिंग आई, तो अब उस नई, देखो मीटिंग के पास ना कोई प्री जज्ड नोटेशन नहीं है कि मुझे इसी रूम में ही मीटिंग करनी है। उसको सिर्फ मीटिंग करनी है, ये वाली मीटिंग शेड्यूल होनी चाहिए, जिस मर्जी रूम में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो एनी रूम कैन बी ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, जैसे कि जो मैंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लिखी है इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले अगेन, मतलब थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा कि मैंने देखा कि इसका इनपुट मेरे को मिलेगा 2D फॉर्मेट में, तो मैंने बहुत ही स्पीडीली एक बार के लिए इसका 2D एरे क्रिएट कर दिया। 1 से लेकर 3, 8 से लेकर 10, 7 से लेकर 8, 9 से लेकर 15, 2 से लेकर 6, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1। ठीक है, ये मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इसे आप सॉर्ट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, सॉर्ट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट टाइम। इससे होगा क्या कि हमें ना ऑर्डरिंग पता चल जाएगी। इस मीटिंग के बाद कौन सी, मतलब जैसे मैंने लेट्स सपोज फर्स्ट मीटिंग खत्म हुई, फर्स्ट मीटिंग के बाद कौन सी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर मुझे जैसे अगर डिसाइड करना है ना, सबसे पहले कौन सी मीटिंग कौन सी मीटिंग स्टार्ट होगी, पहले देखना पड़ेगा सबसे कम मीटिंग स्टार्टिंग टाइम किसका है। इसके बाद कौन सी मीटिंग डिसाइड होगी, उसके लिए फिर सर्च करना पड़ेगा पूरे पूरे एरे में, यार इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा सबसे छोटा स्टार्टिंग टाइम है, दैट इज 2। इसके बाद कौन सी मीटिंग डिसाइड, मतलब कौन सी मीटिंग स्टार्ट होगी, फिर सर्च करना पड़ेगा इसके बाद सबसे छोटा स्टार्टिंग टाइम किसका है। तो ये बार बार सर्च करना, ये हमारे लिए बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। इसकी बजाय आप सर्च करने के बजाय पहले से इसको सॉर्ट कर लो ना। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग टाइम, तो हमें मिलेगा क्या कि सारे के सारे मीटिंग्स इजीली शेड्यूल हो जाएंगे, मतलब हमें इजीली दिख पाएंगे कि कौन सी मीटिंग सबसे पहले स्टार्ट हो रही है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी है 1, 3, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 2 and 6, on the basis of starting point 7 and 8, on the basis of starting point 8 and 10, and 9 and 15। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड लिखते लिखते काम करेंगे। जैसे यूजर ने हमें क्या दिया,
2D एरे दे रखा है, जैसे इंटरवल्स का था स्केड्यूल्स, ठीक है, उसका 0th कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग टाइम, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग टाइम। अच्छा, अब इसके अंदर ना यार मैं एक कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ जो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में यूज कर रखा है, ठीक है। सो अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स के पहले के वीडियो रिसोर्सेज देखे हुए हैं तो आपको ये वाली चीज इजीली समझ आएगी। इन केस अगर आपको ये अनफेमिलियर लगे तो यार मुझे मतलब आपको पुरानी वीडियो की तरफ थोड़ा पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नथिंग टू वरी, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एक बार उसको देख लोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे हमारे पास मुझे सॉर्ट करना है इंटरवल्स वाले एरे को ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, तो ना इसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज हो जाती हैं, ठीक है। रजनी सर ने भी लैम्डा एक्सप्रेशंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, एंड अगेन आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। सो विच एवर सूट्स यू बेटर, आई हैव नो प्रीजडिस, कोई भी नोटेशन नहीं है प्रीजस्ट। तो इंटीजर डॉट कंपेयर, मैं बोलता हूँ मुझे स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना है, a of 0 and b of 0, ठीक है, सॉरी। अब सिर्फ इस लाइन पे लिखने से ना हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से, क्योंकि देखो ना मैंने 0 पास किया, 0 पास करने का मेरा मीनिंग यही था कि आप इसमें से जब भी दो इंटरवल्स को कंपेयर करोगे, मतलब बहुत सारे इंटरवल्स हैं, उसमें से किन्हीं दो इंटरवल को जब कंपेयर करोगे तो आपको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ 0th इंडेक्स। इंटरवल को कैसे लिखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो हर एक रो है ना वो इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कभी भी आपको इंटरवल को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर 0th इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने ये चीज लिख दी, तो इससे मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सॉर्टेड डाटा मिल जाएगा। अब इसके बाद एल्गोरिथम में करेंगे क्या, जैसे आपने पहला मीटिंग देखी, मैंने देखा यार पहली मीटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से लेके 3, इसको तो मुझे एक रूम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, मतलब इनिशियली मेरे पास कोई रूम असाइंड तो होता ही नहीं है, तो मैंने इसको ना एक रूम असाइन कर दिया, ठीक है। अब जब सेकंड मीटिंग आती है 2 से लेके 6, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि पुरानी मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या सारे के सारे रूम्स पे जाके चेक करोगे, ये तो बहुत छोटा डाटा सेट है, ठीक है। मान लो डाटा सेट बहुत बड़ा हुआ, कोई नई मीटिंग आती है उसमें आपने ऑलरेडी 100 रूम्स क्रिएट किए हुए, तो क्या हर एक रूम में जाके देखोगे कि क्या यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई, क्या यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई? ऐसा करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम ना एक मिन हीप का यूज करेंगे, प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे, जो मुझे बताएगी कि कौन सी मीटिंग रूम अब खाली हो चुका है। जैसे कि मैं थोड़ा सा रीसेट करता हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू एक स्ट्रक्चर है जो प्रायोरिटी के बेसिस पे काम करता है। मैं बताया करूंगा, एक प्रायोरिटी क्यू बना दूंगा, मतलब प्रायोरिटी क्यू कुछ नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ किसी प्रायोरिटी पे वर्क करता है। जब भी कोई, जैसे मैंने जीरो को रीड किया, इनिशियली मेरी प्रायोरिटी क्यू खाली है, मतलब मैंने एक भी मीटिंग असाइन नहीं कर रखी, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना सिर्फ 3 भेज दिया। इसमें 3 भेजने का मतलब पता क्या है कि मेरे पास एक रूम है, जितने भी रूम्स है उसमें 1 से लेके 3 को मैंने असाइन कर दिया। एक्चुअली में प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करते हैं, प्रायोरिटी क्यू वर्क करती है मिनिमम के हिसाब से, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक ही डाटा है तो मेरे पास मिनिमम डाटा यहाँ पे पड़ा होगा, इसकी पीक में लेट सपोज 3 है। प्रायोरिटी क्यू हमें क्या बताती है कि अभी सबसे पहले मीटिंग रूम जो भी है आपका वो कितने टाइम पे फ्री होगा, 3 पे, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मैंने प्रायोरिटी क्यू में रखवा दिया, इनिशियली पहला मीटिंग थी, अब 1 की बारी आती है, नेक्स्ट इंटरवल को रीड किया, वो 2 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 6 पे खत्म हो रहा है। तो अगर मुझे कभी भी ये चेक करना है ना कि मेरा मीटिंग रूम कब खाली होगा, सिर्फ मैं प्रायोरिटी क्यू को देखूंगा। प्रायोरिटी क्यू ने बोला है कि आपका मीटिंग रूम खाली होगा 3 सेकंड पे, मतलब 3 सेकंड या थर्ड आवर में आपका मीटिंग रूम खाली होगा, पर ये तो मुझे सेकंड आवर में स्टार्ट करनी है, मुझे 2 पे स्टार्ट करनी है। इसका मतलब मुझे एक नया रूम असाइन करना पड़ेगा। नया रूम असाइन करने का मतलब इसको क्या करो, प्रायोरिटी क्यू में रखवा लो, इसके एंड पॉइंट को, मतलब एक नया रूम तो असाइन करा ही करा, ठीक है। रूम 2, सेकंड मीटिंग हो गई 2 से लेकर 6, प्रायोरिटी क्यू में क्या रखवाएंगे हम, सिर्फ 6, एंड पॉइंट। फिर से मैंने, जैसे मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी क्यू है तो ये 3 और 6 दोनों का मिनिमम 3,
इसके पीक में क्या पड़ा होता है, हमेशा मिनिमम पड़ा होता है, ठीक है। 2 एंड 7 एंड 8। अब देखो नेक्स्ट मीटिंग आती है जो स्टार्ट 7 पे हो रही है। मैंने देखा, देखो प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम किसके बेसिस पे है, मैंने इसमें सिर्फ प्रायोरिटी क्यू में रखवाए हैं आपके एंडिंग टाइम, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू क्या देता है हमें, मिनिमम। तो इन दोनों के कंक्लूजन से मैं ये कहता हूं कि प्रायोरिटी क्यू जब सबसे पहले किसी एलिमेंट को पीक पे रखता है ना, इसको पॉइंट कर रहा होता है, वो होता है हमारा मिनिमम एंडिंग टाइम, मतलब वो टाइम जिस पे सबसे पहले कोई रूम खाली होगा। 7 आता है, मतलब नेक्स्ट मीटिंग हमने रीड करी 7 8, तो ये चेक करना है कि कौन सी मीटिंग, कोई मीटिंग रूम खाली हुई या नहीं हुई। तो चेक किया, प्रायोरिटी क्यू ने बोला 3, मतलब कोई मीटिंग रूम खाली होनी थी 3rd सेकंड पे। तो मैं अब 7 और 8 को ना, जहां पे ये मीटिंग चल रही थी वहां पे रख सकता हूं। तो क्या करेंगे, इस 3 को प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करेंगे, ठीक है। मतलब कि अब ये वाली मीटिंग खत्म हो चुकी है, रूम 1 के अंदर मैंने 7 और 8 को रखवा दिया, 7 से लेके 8। और अगेन ये वाली मीटिंग कब खत्म होगी, इसका एंड टाइम रखवाता हूं प्रायोरिटी क्यू में, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू ऑलवेज लेट्स अस गेट कि कौन सी रूम आपका खाली हो जाएगा उस टाइम तक। तो मिनिमम को मैंने देखो 6 और 8 का मिनिमम 6। अब देखो प्रायोरिटी क्यू क्या बता रहा है कि अगर कोई रूम खाली होगा ना, सबसे पहले रूम 2 खाली होगा, क्योंकि मिनिमम क्या है 6। देखो ना 8 और 6 दोनों में सबसे पहले कौन सा रूम फ्री होगा जिसके अंदर 6 पे मीटिंग खत्म हो रही है। डायरेक्टली कौन बता रहा है, प्रायोरिटी क्यू। 3 पे रीच करते हैं, मतलब थर्ड नेक्स्ट इंटरवल पे रीच करते हैं 8 से लेकर 10। फिर से देखा, अब देखो हमारा मीटिंग रूम कब फ्री हो रहा है, कौन बताता है, 6। तो मैंने क्या किया, 6 की जगह पे, मतलब जहां पे 6 वाली मीटिंग चल रही थी, जिस 6 पे खत्म हो रही थी मीटिंग, वहां पर मैंने नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल कर दी, क्योंकि 6 पे खत्म हो चुकी है। अब 8 से 10 को शेड्यूल किया है, तो इसके एंड टाइम को रखवा लेंगे प्रायोरिटी क्यू में, और ये 8 है, क्योंकि दोनों का मिनिमम 8 है। मतलब कि अगर दो रूम्स में मीटिंग चल रही है, तो सबसे पहले कौन सी वाली मीटिंग एंड होगी, जिसमें एंड टाइम 8 है। इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, कोई भी रूम फ्री हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो प्रायोरिटी क्यू हमें ये तो नहीं बताती कि कौन सा रूम फ्री हुआ है, पर वो ये बताती है कि किस टाइम पे श्योरली एक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। उसी का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे पास रूम्स की नीड है या नहीं। जैसे पेपर लेट सपोज नेक्स्ट आता है 9 से लेके 15। अब स्टार्टिंग टाइम 9 है, मैं प्रायोरिटी क्यू के पीक पे देखूंगा, टॉप पे देखूंगा, मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 8। 8 9 से छोटा है, मतलब कि इसके स्टार्ट होने से पहले ये वाली मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो मैं इसको निकलवाता हूं प्रायोरिटी क्यू से, और जहां पे ये 8 पे खत्म होने वाली मीटिंग थी, वहां पे मैंने 9 से लेके 15 वाली मीटिंग को शेड्यूल कर दिया, और प्रायोरिटी क्यू में रखवा लिया 15। अब थोड़ी सी एल्गोरिथम को आगे बढ़ाने के लिए, एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक और मीटिंग शेड्यूल होता। अभी के लिए तो मेरे पास 2 रूम्स की नीड थी। लेट सपोज एक मीटिंग और शेड्यूल्ड होती, और वो स्टार्ट हो रही होती आपकी फिर से 9 से लेकर 16 तक, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, मैंने इस नेक्स्ट मीटिंग को रीड किया। अब देखो एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है 9 पर अभी के लिए दोनों मीटिंग्स कब खत्म होनी है, एक रूम कह रहा है कि मैं फ्री होऊंगा 10 पे, एक रूम कह रहा है कि मैं फ्री होऊंगा 15 पे। सॉरी, दोनों का मिनिमम 10 है, तो यहाँ पे 10 होगा। तो मतलब कि पहली मीटिंग जो फ्री होगी, पहले रूम जो फ्री होगा वो 10 पे फ्री होगा, पर मेरे को तो नई मीटिंग स्टार्ट करनी है 9 पे। इसका मतलब मुझे इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एक और नया रूम बनाना पड़ेगा। नया रूम बनाने का मतलब एक थर्ड रूम बनेगा, उस पर 9 से लेकर 16 को शेड्यूल किया, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर 16 को रखवा दिया। 10 15 10 और 16 तीनों का मिनिमम क्या है, 10। ले देके अगर आप नोटिस करो, जितना मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज है ना, वही तो बताता है कि मेरा कितने रूम्स ऑक्यूपाइड है। सोच के देखो ऐसा क्यों। जब भी मेरे को कोई ऐसी मीटिंग मिलती थी जो किसी और मीटिंग की जगह किसी और रूम में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब कि एक रूम फ्री हो रहा है, उसके बारे में कौन बताता है, प्रायोरिटी क्यू। अगर मुझे कोई मीटिंग मिलती थी जिसका स्टार्ट टाइम मेरे एंड टाइम के बाद था, पहली मीटिंग कब खत्म हो रही है उसके बाद था,
तो मैं प्रायोरिटी क्यू से निकालता था और उसको रखवा लेता था, मतलब कि उसकी जगह नई मीटिंग ने ले ली। अगर मेरे को कोई ऐसी मीटिंग मिली जिसका स्टार्ट टाइम, जैसे इस केस में स्टार्ट टाइम दोनों के मतलब मिनिमम एंड टाइम से कम है, मतलब कि मुझे नया रूम क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर मुझे वाली मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने उसको प्रायोरिटी क्यू में रखवा लिया। लास्ट में जो मेरे पास प्रायोरिटी क्यू का साइज बचता है ना, वो मेरे मीटिंग रूम्स को डिफाइन कर रहा होता है कि मुझे कितने मीटिंग रूम्स की नीड है। एक बार के लिए लिख के दिखाता हूँ, दोबारा ट्राई रन करेंगे एंड इट विल बी क्लियर टू यू। अभी थोड़ा सा गैप रह गया होगा, आई एग्री, बट एट द एंड जब इसे दोबारा ट्राई रन करेंगे अपने आप क्लियर होगा। सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू, इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट प्रायोरिटी क्यू का भी यूज हो रहा है, क्योंकि मिन हीप मतलब प्रायोरिटी क्यू इंटरनली हीप से भी क्रिएट होती है, तो ये थोड़ा मिन हीप जैसा हो गया। न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप की प्रायोरिटी क्यू बना दी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एंड टाइम से मतलब है, स्टार्ट टाइम से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कब मेरी कोई भी रूम कब मेरा कोई भी रूम खाली हो रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट मिनिमम होती है, तो हमें मिनिमम को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। हम सारे के सारे इंटरवल्स को, मतलब सॉर्टेड इंटरवल्स को, सारे के सारे सॉर्टेड इंटरवल को रीड करना चाहते हैं इंटरवल्स की लिस्ट से। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 है, इसका मतलब पता क्या है कि अभी तक कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 है, तब मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं फर्स्ट मीटिंग करने वाले हैं, ये मतलब पहली मीटिंग है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दो उसका एंड टाइम। एंड टाइम कैसे पता चलता है, कोई भी इंटरवल है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे उसका एंड टाइम पड़ा हो। जैसे कि ये जो फॉर ईच लूप है एक एक करके सभी इंटरवल्स पे जाएगी। लेट सपोज ये वाला इंटरवल है, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, उसका एंड टाइम। मैंने उसका एंड टाइम रखवा लिया। अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि कोई भी नई मीटिंग आती है तो दो सिनेरियोज हैं, या तो उसके लिए नया रूम क्रिएट करना पड़ेगा या वो पुराने किसी रूम में अकोमोडेट हो जाएगी। तो ये चीज पता कैसे चलती है, प्रायोरिटी क्यू का पीक हमेशा क्या बताता है हमें कि सबसे कम टाइम में कौन सा रूम खाली हो रहा है, सबसे पहले कौन सा रूम खाली हो रहा है। अगर रूम खाली होने से पहले मेरी नया मीटिंग जो मैंने इंटरवल निकाला स्टार्ट हो रहा है, देखो ना, प्रायोरिटी पीक क्या बताता है कि कब मेरा रूम खाली हो रहा है, ठीक है। दैट इज एंड टाइम, कब मेरा रूम खाली हो जाएगा। रूम के खाली होने से पहले नई मीटिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में तो हमें क्या करना है, एक नया रूम क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि कोई रूम खाली नहीं हुआ, उससे पहले एक नया इंटरवल आता है जो कहता है कि मुझे तो स्टार्ट होना है। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवा दिया अपने इंटरवल के एंड टाइम को। प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवाने का मतलब आप एक नया रूम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर इंटरवल, देखो इंटरवल ऑफ 0 मतलब स्टार्ट टाइम एंड होने से बड़ा है, मतलब कि एंड होने के बाद, रूम खाली होने के बाद इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी क्यू में से उस मीटिंग को रिमूव कर देता हूँ और अपनी नई मीटिंग को ऐड कर देता हूँ। प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड इंटरवल ऑफ 1। ये देखिए ये सिनेरियोज हैं। इस वाले सिनेरियो को मैं बोलता हूँ कि पुरानी मीटिंग ऑक्यूपाई हो गई, मतलब पुराना नया रूम क्रिएट हुआ, तो न्यू रूम क्रिएटेड, ठीक है। इस सिनेरियो को मैं बोलता हूँ ओल्ड रूम हैज बीन ऑक्यूपाइड या फिर हैज बीन यूज्ड, ठीक है। लास्ट में मेरे पास जो प्रायोरिटी क्यू का साइज होता है ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मेरे पास कितने रूम्स की नीड है, उसके साइज को मैंने रिटर्न कर दिया। एक बार के लिए चलाकर देखते हैं, ठीक है, एंड फिर इसका ट्राई रन भी करेंगे। तो कुछ गलती हुई, प्रायोरिटी क्यू एक्सपेक्टेड, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्रिएशन गलत करी है। प्रायोरिटी क्यू की अगर क्रिएशन इस तरीके से होती है, ठीक है, तो इसने बोला इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू इंटरवल्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इंटरवल्स मेरा 2D एरे है, तो मेरा इंटरवल होगा वो एक 1D एरे होगा, ठीक है।
सो एक बार के लिए देखते हैं ऐसे चलाकर, एक्सेप्टेड, एक बार के लिए सबमिट और करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। एक बार के लिए स्पीडीली इसका ट्रायल रन देखो, ठीक है, एंड फिर से वाइंड अप करेंगे। देखो इजी है कंसेप्ट, मतलब इसके अंदर बहुत सारी हिडन चीजें यूज हो रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो करने से पहले, जैसे कि एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, या फिर प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू होती क्या है फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, सो वरी नॉट, ये सबके डिस्क्रिप्शन लिंक्स आपको, सारे के सारे यूट्यूब लिंक्स या वीडियो लिंक्स, रिसोर्सेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि एल्गोरिथम को एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपने सॉर्ट कर दिया अपने पूरे के पूरे एरे को ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग टाइम। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर मेरा स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से एरे सॉर्ट हो गया तो मेरे पास अब सिनेरियो क्या होगा, 1 and 3 के बाद आ जाएगा 2 and 6। तो एक बार फटाफट मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 2 and 6। उसके बाद बारी आती है 7 and 8 की, 8 and 10 की, 9 and 15 की। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर दो। ठीक है जी, एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करने का मतलब, प्रायोरिटी क्यू को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे और उनका मिनिमम पीक पे रखा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए प्रायोरिटी क्यू पूरी की पूरी खाली है। इस फॉर लूप से क्या होता है, हम सभी इंटरवल्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले इंटरवल को रीड किया इसको, ठीक है, देखा प्रायोरिटी क्यू का साइज खाली है, तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना अपने इंटरवल के एंडिंग पॉइंट को रखवा दिया। प्रायोरिटी क्यू के एंड पॉइंट को रखवाया तो इस अभी तक का मिनिमम तो 3 ही है। ठीक है, एक्चुअली में ये करने का मतलब, मैंने एक नया रूम क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने 1 और 3 वाली मीटिंग को शेड्यूल कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपने एक और इंटरवल को रीड किया, अब प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 तो है नहीं, एल्स में जाएंगे। अब डिसाइड करना है कि ये वाला मीटिंग, जो ये वाला मीटिंग शेड्यूल होगी, ये पुराने किसी रूम में होगी या इसको नया रूम देना पड़ेगा। तो चेक किया प्रायोरिटी क्यू का पीक, अभी तक हमारा कोई भी रूम खाली कब हो रहा है, मिनिमम एंडिंग टाइम क्या है 3। 3 ज्यादा है किससे, जो नई मीटिंग है उसके स्टार्टिंग टाइम दैट इज 0th कॉलम, दैट इज 2। 3 इज ग्रेटर देन 2, रिस्पॉन्स आता है हाँ, मतलब कि ये वाला जो इंटरवल है ये इसके खत्म होने से पहले स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मुझे एक नया रूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवा दिया इसका एंड टाइम, दैट इज 6। इसको प्रायोरिटी क्यू में रखवाने की सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 2 से लेकर 6 मैंने एक रूम में ऑक्यूपाई कर दिया। अब आगे देखो, मेरे पास नेक्स्ट इंटरवल आता है 7 से लेकर 8। ठीक है, चेक किया प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम क्या है 3, मतलब कि रूम कब तक खाली होगा, सबसे पहले रूम खाली होगा 3 पे, कोई भी रूम खाली हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटरवल स्टार्ट कब हो रहा है 7 पे, 3 7 से बड़ा नहीं है, मतलब कि मैं जब तक ये इंटरवल आएगा ना तब तक के लिए ये वाला रूम तो खाली हो चुका होगा, तो इस वाले इफ में नहीं जाएंगे, नए मीटिंग रूम की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, पुराने वाले मैं रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब मिनिमम एलिमेंट रिमूव होता है प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, तो मतलब कि मैंने यहाँ पे ना अपने इस वाले रूम को फ्री अप कर दिया। यहाँ पर मैंने अब असाइन कर दिया प्रायोरिटी क्यू के अंदर, दोबारा ऐड क्या कर दिया, अपने जो नए इंटरवल को आपने रीड किया है उसके एंड टाइम को, दैट इज 8 को, मतलब कि मैंने यहाँ पे इस रूम के अंदर 7 से लेके 8 वाली मीटिंग को शेड्यूल कर दिया। पुराना रूम खाली हुआ, और खाली होने का मतलब प्रायोरिटी क्यू से निकलना, और नया उसी रूम के अंदर मीटिंग को असाइन करना, मतलब मैंने प्रायोरिटी क्यू में उसकी जगह पे नया एलिमेंट डाल दिया, नए एंडिंग पॉइंट डाल दिया। 6 और 8 का मिनिमम 6, मतलब कि अब कोई भी रूम अगर खाली होगा ना सबसे पहले खाली होगा 6th पे। नेक्स्ट इंटरवल आता है 8 से लेके 10, फिर से सेम सिनेरियो चलता है कि ये जो आपने नया इंटरवल आया है, रूम खाली कब हो रहा है, कोई भी वो खाली हो रहा है 6 पे, जो नया इंटरवल है वो स्टार्ट कब होना चाहता है 8 पे, मतलब कि नया रूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका मिनिमम, मतलब जो आपका रूम खाली होना था 6 पे उसको रिमूव कर दो, तो मिनिमम वाले को रिमूव कर दिया, प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव, मतलब कि ये वाला रूम खाली हो गया। अब मैंने प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवा दिया जो आपने नया इंटरवल रीड किया है उसके एंड पॉइंट को 10, दैट इज मैंने यहीं पे एक नई मीटिंग शेड्यूल कर दी 8 से लेकर 10। अब 8 और 10 मतलब एक रूम खाली, एक रूम फ्री अप होगा 8 पे, दूसरा रूम फ्री अप होगा 10 में, दोनों का मिनिमम क्या है 8। ठीक है, अब देखो नया मीटिंग आती है 9 से लेकर 15,
प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, हमारा मिनिमम क्या है 8, 8 बड़ा नहीं है किससे, इंटरवल ऑफ 0 से, दैट इज 9 से। मतलब कि जो भी नई मीटिंग आई है वो स्टार्ट 9 पे हो रही है, पर मेरा रूम फ्री अप कब हो जाएगा 8 पे, तो मुझे एक नया रूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एल्स में जाऊंगा, प्रायोरिटी क्यू से रिमूव किया, रिमूव करने का मतलब मिनिमम एलिमेंट बाहर निकलता है, सबसे पहले रूम कौन सा खाली होगा वो बाहर निकल गया। प्रायोरिटी क्यू के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया इंटरवल ऑफ 1, तो देखो एक मीटिंग को निकाला, मतलब वो वाली शेड्यूल वहां से हटाया, उसी रूम के अंदर, मतलब वहीं पे मैंने प्रायोरिटी क्यू में उसकी जगह पे नेक्स्ट एलिमेंट डाल दिया, इसका मतलब कि उसी रूम के अंदर दूसरी मीटिंग शेड्यूल हो गई, दैट इज इसका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा 15। मैंने यहीं पे शेड्यूल कर दिया 9 से लेके 15, दोनों का मिनिमम 10। अब ऐसा करते करते मैंने सभी मीटिंग्स को शेड्यूल कर दिया, और मुझे कितने रूम्स की नीड पड़ी वो मुझे कौन बताता है, प्रायोरिटी क्यू का साइज। तो मैं सिंपली का रिटर्न कर दूंगा प्रायोरिटी क्यू के साइज को, ठीक है। सो दिस सम्स अप योर सॉल्यूशन। कहां तक कैसे पहुंचे, सबसे पहले उसका ड्राई रन, ड्राई रन के 2 केसेस बनते हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, प्रायोरिटी क्यू की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे एक बारी में ये निकालना था कि कितने, कौन सा रूम सबसे पहले खाली हो रहा है, ठीक है। एक बार के लिए अब इसके अंदर बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो स्पेस, वर्स्ट केस के अंदर हमें सारी की सारी मीटिंग्स के लिए एक नया नया रूम क्रिएट करना पड़ सकता है, सभी के सभी मीटिंग्स के लिए मुझे एक नया रूम क्रिएट करना पड़ सकता है। मतलब प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐसा हो सकता है कि हर मीटिंग के लिए मुझे एक नया रूम क्रिएट करना पड़े, तो प्रायोरिटी क्यू का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है n, n मतलब कि नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितनी मेरी मीटिंग्स थी, ठीक है। तो स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगी वो प्रायोरिटी क्यू की तो होगी, क्योंकि सॉर्टिंग तो आपने उसी एरे में करी है। तो प्रायोरिटी क्यू के लिए हमारी स्पेस कितनी लगेगी, बिग O ऑफ n। वर्स्ट केस, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना बिग O की, मतलब वर्स्ट केस में आपको सारी की सारी मीटिंग्स एक ही प्रायोरिटी क्यू में, मतलब सारी की सारी मीटिंग्स के लिए नया रूम क्रिएट करना पड़ सकता है, तो मतलब प्रायोरिटी क्यू में सबका एडिशन होगा। अब बात करते हैं टाइम की। प्रायोरिटी क्यू के अंदर अगर आपको कोई भी एडिशन करना होता है, फर्स्ट केस की ही बात करूं, तो सारे के सारे मीटिंग्स के लिए नया रूम बनेगा, और अगर आपने सभी मीटिंग्स के लिए नया रूम बनाया, इसका मतलब कि आपको उन सबको प्रायोरिटी क्यू में रखवाना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट को ऐड करवाने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, ठीक है। उसी हिसाब से अगर प्रायोरिटी क्यू में n एलिमेंट्स डलने वाले हैं, तो जो इसकी टाइम जाता है ना, दैट इज n log n, बिग O ऑफ n log n, वेयर अगेन n रिप्रेजेंट्स कि आपके कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, ठीक है। इजी है। एक्स्ट्रा स्पेस प्रायोरिटी क्यू में वर्स्ट केस में खुद ही देखो कि अगर मेरे पास सभी के सभी मीटिंग्स कुछ ऐसी होती, एक होती 1 से लेकर 5, दूसरी मीटिंग होती है 2 से लेकर 6, तीसरी मीटिंग होती 3 से लेकर 4, और फोर्थ मीटिंग होती 4 से लेकर 7, ठीक है। तो देखो मेरे को इन सभी के लिए नया नया रूम क्रिएट करना पड़ता, नया रूम भी इसको वैसे बोलता हूँ 3 से लेकर 7 एंड 7 से 4 से लेकर 8। आपने पहले रूम के अंदर 1 से लेके 5 वाली मीटिंग असाइन कर दी, दूसरे मीटिंग के लिए फिर से आपको एक रूम असाइन करना पड़ेगा 2 से लेकर 6, क्योंकि अभी खाली नहीं हुआ पहला रूम। तीसरी मीटिंग आती है, फिर से आपको एक नया रूम असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रूम खाली नहीं है। 3 से लेकर 7 एक नया रूम असाइन करना पड़ेगा, 4 से लेकर 8, क्योंकि कोई रूम खाली है ही नहीं। तो हर मीटिंग के लिए एक नया रूम बना। नया रूम बनने का मतलब प्रायोरिटी क्यू के अंदर इन चारों मीटिंग्स की एंट्री होगी 5, 6, 7, 8, और इनका मिनिमम रखा जाएगा। तो मतलब प्रायोरिटी क्यू का साइज तो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी मेरी मीटिंग्स हैं। वर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस की। प्रायोरिटी क्यू के अंदर अगर आपने n एलिमेंट्स की एंट्री करी है, n एलिमेंट्स ऐड करवाए हैं, तो एक एलिमेंट को ऐड करने का टाइम होता है log n। तो n एलिमेंट्स को ऐड करने का टाइम हो जाएगा बिग O ऑफ n log n। आई होप कि आपको इसकी स्पेस दैट इज बिग O ऑफ n और टाइम n log n कैसे आ रहा है ये चीज ढंग से समझ पा रहे हो, ठीक है। यहीं पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। सो एक बार के लिए प्लीज इसको व्यू करिए, मुश्किल नहीं है, इजी है, इंट्यूटिव है, पुराने कंसेप्ट यूज हुए हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबमिट जरूर करिए,
कोई सजेशंस, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई अच्छी इससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कोई आपको लगता है हो सकती है, तो प्लीज डू शेयर। ठीक है, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेलकम। ठीक है, सो ओवर टू यू, एक बार के लिए करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो रिसोर्स में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।